हेलो संदीप, आवाज आ रही है मेरी? वो हैंड ऐसे रेज करता है ना, तो वो स्पीकर ऑन है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। क्या था? डिटेक्टर्स। क्या बोलते हैं हिंदी में? संसूचक। डिटेक्शन को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संसूचन। डेफिनेशन लिख लो। क्या क्या बोलोगे? ऐसा कोई भी डिवाइस, ऐसी कोई भी मशीन जो रेडिएशन के डिटेक्शन के काम में आती हो। रेडियो एक्टिव मटेरियल से क्या निकलती हैं? अल्फा बीटा गामा रेज वगैरह रेडिएशंस निकलती हैं, और इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए काम में आने वाले डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहलाते हैं? डिटेक्टर्स कहलाते हैं। अल्फा बीटा गामा के हाँ, वो करवा दो। करवाने हैं? हाँ, वो मैं करवा दूँ। वैसे तुम्हारे सिलेबस में लिखे हुए नहीं है। सीबीएच में नहीं है। सीबीएच में कहाँ? जेपीएच होगी। अच्छा, ऐसे नाम के लिए डाल दिए होंगे। ओके ओके, पूरा ऐसे थोड़ी बताया। अल्फा थ्योरीज वगैरह जो अपन ने करी थी वो। अच्छा ठीक है, वो मैं करवा दूंगी, लेकिन क्योंकि बीएससी वाले सिलेबस में तुम्हारे लिख नहीं रखा, तो इसलिए मेरी बुक में भी नहीं थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो अब हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या है, इनको तो तुम लोगों को तो पूरा ही करवाया था, थ्योरी वगैरह और सब। तो उसमें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पता होना चाहिए कि क्या है। ऐसे तो उनकी थ्योरीज है, फर्मी थ्योरी, फलानी थ्योरी, दिकड़ी थ्योरी, अल्फा पेनेट्रेशन, तो उसके तो पूरे फॉर्मूले वगैरह वो तो काम आने। कल वाली क्लास में जैसे क्वेश्चन आएगा, अगर जैसे जिसमें अगर उसने मास में दिया है करेक्शन टर्म्स, जैसे कूलम रिपल्शन अगर उसमें आ रहा है निकल के, तो मैं एग्जाम में तो वो नहीं हो पाएगा, तो उसको छोड़ने का ही मतलब है वो वाला क्वेश्चन। जैसे अगर 25 दे दिया उसने, अगर 1/3 प्रॉपर नहीं दिया तो मैं मुझे छोड़ना ही पड़ेगा ना। आएगा तो सही क्वेश्चन, तो अब छोड़ना या नहीं छोड़ना वो आपकी चॉइस पर है। तो एक ही रकम थोड़ी है, ऐसे उसमें और कुछ जैसे फाइनल देखो, क्वेश्चन तो वही आते हैं जो बार बार में पूछे जा रहे हैं। जैसे 91 का पूछ लिया, तो अब 91 का तो निकालने की जरूरत नहीं, याद हो गया। और कुछ ऐसा स्पेशल आता है अलग से, तो वो फिर तुम्हारे लिए ही नहीं, वो सबके लिए ही अलग है ना। तो वो तुमसे नहीं होगा तो वो औरों से भी नहीं होगा भाई। की पावर 1/3, और वैसे की पावर 1 घनमूल अपन पहले भी लेते थे, अभी भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। घनमूल लेना सिखाते थे ना, क्यूब रूट लेना बचपन में सिखाते। वो तो ये है कि भाई आपने मान लो कि 150 क्वेश्चन कर लिए, अब पता ही है आपके पास 10 मिनट बचे हुए हैं, और कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, ये तो सीधा ही है, कैलकुलेशन ही करनी है तो कर लो। वो तो देखो पेपर मैनेजमेंट है, तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे उसको करना चाहते हो। पेपर मैनेजमेंट तो खुद को करना पड़ेगा, कितने टाइम में पढ़ना है, और तुम्हारी खुद की स्किल्स के हिसाब से कि मेरे से कैलकुलेशन सही होती है तो मैं कैलकुलेशन वाले करूँ। पता है कि भाई मेरी तो कैलकुलेशन गलत होनी है, तो फिर फालतू में क्यों फंसो। प्रेशर में कुछ बच्चों की कैलकुलेशन तो पक्का ही गलत होती है, वो तो 100% मतलब पहली बार में तो सही कभी बताते ही नहीं है, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। वो तो अपने को पता होता है ना, जैसे अभी तुमने कितनी बार सही की, वही रेशो वहाँ रहना है, वो तो वही है। तुम जाके वहाँ तो ये तो है नहीं कि कोई दूसरा मनीष हो जाएगा वहाँ पे, वही का वही मनीष है, जो उसकी हैबिट है उसी हिसाब से करेगा। तो वो तो तुम लोगों को धीरे धीरे खुद में डेवलप करनी पड़ेगी, मुझे कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, फिर टाइम कैसे मैंने बचाना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। बाकी 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने बहुत मुश्किल काम है, पर क्या कर सकते हो, कर कुछ नहीं सकते ना। देखो, उन मुद्दों पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है जो हमारे हाथ में नहीं है। बात सही है ना। अब हम यहाँ पे मुद्दा लेके बैठ जाइए, भाई बीजेपी गवर्नमेंट 5 साल से ये कर रही है, मोदी जी ये कर रहे हैं। ट्रेन में और बस में जाओ तो लोग बैठे होते हैं, फिर 5-10 बैठ के, फिर भयंकर 2 इधर गुस्से में, 2 उधर गुस्से में, कोई पता नहीं कौन से गांव के हैं, कोई जानकारी नहीं है।
लेकिन फिर भी ऐसे लगता है अभी कत्ल कर देंगे एक दूसरे का। फिर क्या हो गया, 1 घंटे की इस मारामारी के बाद कुछ सॉल्यूशन हुआ क्या? मोदी जी प्रधानमंत्री हट गए, बीजेपी गवर्नमेंट चली गई, एक नई पार्टी जनरेट हो गई, फिर वो देश पे लोकतंत्र बहुत अच्छा आ गया क्या? हमारे हाथ में जो नहीं है वो हम करते हैं, और हमारे हाथ में जो है वो हम नहीं करते हैं। हमारे हाथ में क्या है? इतना मैं कहती हूँ कि वो ट्रेन में खड़े होकर आप 5 घंटे डिस्कशन में टाइम खराब कर रहे हो। सोच लो आज बजाज नगर की एक गली साफ करेंगे, जितना एनर्जी उधर वेस्ट कर रहे हो, मोहल्ले की एक गली साफ कर दो ना, सफाई दिखेगी आने जाने वाले हर आदमी को। हर कोई पूछेगा कि भाई गली कैसे साफ हुई, वाह वाह क्या शानदार गली है। पूछेगा नहीं पूछेगा? वो कोई नहीं करेगा। बहस कर लेंगे उस गली में खड़े होके और मारा काटी पे उतर आएंगे, और फिर मोहल्ले वाले बाहर जाग के, मैं भी देखती हूँ कई बार, कौन है कौन है, अच्छा ठीक है ये तो मोदी जी पे बहस कर रहे हैं घंटे भर खड़े में। तो अपने हाथ में जो नहीं है, रिजल्ट वही है। देखो ये मेरे को भी बहुत दिनों बाद समझ में आती है, तुम लोगों को भी धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगी। जिन बातों पे अपना कोई बस नहीं है, उन बातों को, उन मुद्दों को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। पेपर बहुत टफ आया आरपीएससी का, हर बच्चा यही रो रहा है बाहर निकल के, और फर्स्ट पेपर तो करने लायक ही नहीं था। बिल्कुल सही बात है, वो करने लायक नहीं था, लेकिन अब कर भी क्या सकते हो, करना तो वही पड़ेगा, करना वही पड़ेगा। उसमें से ढूंढ लो भाई, जो होशियार है जिसका नंबर आना है वो उसमें से 35 क्वेश्चन कर देगा अच्छे सही एकदम, जिसका नंबर नहीं आना है उससे 20 ही होंगे। तो बस ये है कि आप कोई 5 क्वेश्चन और ढूंढो उसमें से जो आप कर दो दूसरा ना करे, यही कर सकते हैं। पेपर नहीं बदल सकते ना। अब कह रहे हैं कि पेपर वो गूगल से उठा के क्वेश्चन उसने वो फलानी साइट से ले लिए, इस साइट से ले लिए, उस साइट से ले लिए। वी आर नॉट द एग्जामिनर्स, वी आर नॉट द आरपीएससी। हमारा तो कोई बस ही नहीं है, इस पे टाइम खराब करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो अपने तो क्या है कि उन चीज़ों पे फोकस करो जहाँ से हम नंबर ला सकते हैं। एक बच्चे डिस्कस करते हैं कि आगे खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी, फिर उस मुद्दे पे एकदम एग्जाम आ रखा है, आगे खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी, नहीं आगे खिसक जाएगी। अरे तो तुम चाहती क्यों आगे खिसक जाएगी? अभी होगी एग्जाम, तुम पढ़ो ना, इतना टाइम खराब कर रहे हो, फिर फोन कर करके पूछ रहे हैं मैडम आगे खिसकेगी क्या? हाँ, वो सेकेंड ईयर वाले, बीएससी सेकेंड ईयर राजस्थान, उम्मीद उनकी तो छोड़ो, वो बीएससी सेकेंड ईयर वालों की राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एडमिशन, वो बीएससी सेकेंड ईयर की एग्जाम ले ली, तो उनको ये थोड़ी कहा था कि तुम्हारी एग्जाम नहीं लेंगे। उनको ये कहा गया था कि फॉर टाइम बीइंग यू आर प्रमोटेड टू द बीएससी थर्ड ईयर। जब स्थितियाँ ठीक ठाक होंगी तो आपके एग्जाम ले भी सकते हैं, ये थोड़ी कहा कि एग्जाम नहीं लेंगे। उनकी एग्जाम ले ली, उनमें से 50% फेल हो गए। अब वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पे धरने पे बैठे हैं कि हमें टाइम ही नहीं दिया पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी ने कमेटी बिठाई, टीचर्स को बुलाया, वो वापस फेल हो गए। तो ऐसी चीज़ों का क्या ही मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वो तो यूनिवर्सिटी को फेल करना है, यूनिवर्सिटी फेल करेगी। तुम पढ़े ही नहीं, कहाँ से? अब एक बात बताओ, कॉपियाँ हम भी चेक करते, कुछ भी नहीं लिख रखा, कुछ भी, ऊपर से लेकर नीचे तक या तो रामायण लिख रखी है, प्रेमचंद की कहानियाँ लिख रखी हैं, और ऐसी फिजिक्स लिख रखी है जो जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं पढ़ी। तो फिर क्या कर सकते हो? एक बात तो कुछ नहीं कर सकते। तो अपने को तो उन चीज़ों पे फोकस करना है जो अपने हाथ में है। पेपर हार्ड आता है, मेरिट कम चली जाएगी, पेपर इजी आता है, मेरिट ज़्यादा चली जाएगी, अपने तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो कैलकुलेशन नहीं होगी तो वो सबसे नहीं होगी, टेंशन मत करो, तुमसे ही नहीं, वो किसी से नहीं होगी। फिर a की पावर 1/3 ऐसा कोई दे देगा, मान लो 191, वो सभी निकालते रहेंगे, तुम ही क्या, सभी दुखी है। आईएएस का पेपर सबसे हार्ड होता है, 50% से ज़्यादा मेरिट ही नहीं जाती। इसका मतलब ये थोड़ी है उसमें जिसके 50% आते हैं वो तो टॉप करता है, और यहाँ रीट के पेपर में जिसके 97-98% आ रहे हैं वो बेचारा टॉप नहीं कर रहा है, पूरे में पूरे आ रहे हैं वही कर रहा है। तो वो तो उस एग्जामिनेशन में अपने को तो टॉप की तरफ आना है, बाकी उसकी मेरिट कितनी जाओ अपने को क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपने हाथ में जो ये है, अपने हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, पढ़ना। उसके अलावा अपन कुछ नहीं कर सकते। अपन वो सबसे गरीब समुदाय है। फिजिक्स वाले बच्चे तो स्पेशली वो गरीब समुदाय है जिनके पास न पैसे हैं न कुछ बात है, जैसे तैसे इनकी जिंदगियां चल रही है बस। तो अपन वो सबसे गरीब समुदाय है जो कुछ नहीं कर सकता। पढ़ सकते हैं, पढ़ो बस, यही एक अपनी उन्नति का एक ही द्वार है, वो है नौकरियां लगे और आगे बढ़े, और कुछ नहीं कर सकते।
अब आरपीएससी ने कह दिया कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा तो यही होगा, वो तो कोर्ट में चली जाएगी, फिर उससे लड़ने कोर्ट में जाओगे। मान लो इससे अच्छा है कि उस द्वंद्व में पढ़ो ही मत, वह पहले से ही 5 नंबर ज़्यादा ला के रखो ताकि एक आधा क्वेश्चन इधर उधर भी हो तो जाने दो। अभी आज में 10 हो गए ना, 10 पे आपकी और 4 क्वेश्चन इन्होंने डिलीट कर दिए, तो ये तो चलता ही रहता है। ये रोज ही चलता है, जिसकी चलती है वो तो करवा लेता है, देखो जिसकी चलती है वो करवा लेता है। और अपने जैसे हैं तो पढ़ो, अपने हाथ अपनी किस पे चलती है, किताबों पे, पढ़ने पे पढ़ो, सिंपल सी बात। तो ये तो दुनिया का उसूल है, ये तो कहने को लोकतंत्र है तो आज भी वही, पढ़ते रहो बस। पढ़ोगे तो नंबर पक्का आएगा। देखो एक बात की गारंटी मैं हमेशा लेती हूँ, जो बच्चा पढ़ेगा उसका नंबर पक्का आएगा। यहाँ नहीं आएगा तो कहीं और आएगा, इस एग्जाम में नहीं तो उस एग्जाम में आएगा, इस आरपीएससी में नहीं तो एमपीपीएससी में आएगा, नहीं तो यूपीपीएससी में आएगा। और जो नहीं पढ़ेगा वो उसका पिताजी करवा दे तो एक अलग बात है, बाकी वो तड़पट के मर जाए तो भी नंबर नहीं आएगा। हाँ, पढ़ा हुआ बाई चांस तुम इस एग्जाम में किसी वजह से रह गए तो किसी और एग्जाम में नंबर आ जाएगा। अगर तुमने वाकई मेहनत की है तो आपका नंबर पक्का आएगा। मेरी फ्रेंड, मेरी क्लासमेट एमएससी मेरे साथ करी हुई, उसने बेचारी ने 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड कम से कम 4-5 बार दिया, कभी 0.5 से कभी 0.25 से। रहना कितना दुखी करता है ना, हर बार कंटिन्यूअसली ऐसे रहना, 0.25 0.5 0.2 0.1। फिर लास्ट में वो सीधी स्कूल लेक्चरर ही बनी, हमसे लेट बनी लेकिन बन गई, और डाइट में बैठी है बड़े आराम से। तो मेहनत मिलेगी ज़रूर, हो सकता है कई बार थोड़ी किस्मत देखो हार्ड होती है कुछ बच्चों की, तो थोड़ा सा लेट नंबर आता है। लेकिन आप ये सोचो कि एग्जाम की मेरिट तो जा रही है 120 और आपके आ रहे हैं 50 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, फिर आप उम्मीद करोगे एक दिन मेरा नंबर आएगा। कहाँ आएगा नंबर? बीच का डिफरेंस देखो, कहाँ कोई हजारों बच्चे बैठे हैं। मेहनत करोगे तो आएगा, नंबर तो पक्का ही आएगा। और ये तो अभी तो आरपीएससी तो सबसे ऐसी बॉडी है जिसमें सबसे कम भ्रष्टाचार है। आप यूपी चले जाओ, आप देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। सबसे बढ़िया एग्जाम एजेंसी है, सबसे बढ़िया से एग्जाम करवा रही है, गति से, टाइम से, जितना ट्रांसपेरेंसी रख सकती है उतनी ट्रांसपेरेंसी रख रही है। कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी कर रही है। देखो फिर भी लोग बाग वो तो लोग देखो ऐसे तो देखो गलतियां भगवान में भी है, निकालने बैठ जाओ तो भगवान में भी लोग गलती निकाल लेते हैं। सामने गणेश जी लगे हुए हैं सोने के, उसमें भी मैं गलती निकाल दूं, तुम भी निकाल दो तुरंत ही। तो गलती तो किसी में ही निकालने, पीछे पड़ जाओ। तो आप ये देखो खूबियां भी बहुत हैं आरपीएससी में, टाइम से एग्जाम करवा रही है, लोगों के हो ही नहीं रहे एग्जाम, तुरंत पोस्टिंग दे रही है। अब थोड़ा बहुत तो देखो सब जगह ही चलता है, मान के चलना पड़ेगा। ये कोई आइडियल लाइफ तो है नहीं। मैं हूँ तो मेरे में भी 1000 गलती है, तुम में भी है। तुम मेरी निकालने बैठो, मैं तुम्हारी निकालने बैठो, तो इसमें तो कोई फायदा है नहीं। इससे अच्छा है कि आई शुड अप्रिशिएट यू एंड यू शुड अप्रिशिएट टू मी, दैट इज़ द बेटर वे। कमियां बताओ ताकि अगला सुधारे, न कि उसकी कमियां निकालो। कमियां निकालने में और कमियां बताने में बहुत फ़र्क है। तो आरपीएससी बहुत अच्छी एग्जाम है ऐसे अपने हिसाब से देखा जाए। मेरे को तो सही में बहुत बेटर लगती है पूरे दूसरे स्टेट को देखा जाए तो अच्छा ही होगा। तुम चिंता मत करो, तुम पढ़ते जाओ, नंबर आएगा पक्का 100%। डेफिनेशन लिख रहे थे ना, डिटेक्टर्स किसको बोलते हैं? एनी डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द अल्फा बीटा गामा रेज और रेडिएशन के संसूचन के लिए काम में ली जाने वाली या पार्टिकल्स के, मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, any device which can be used to detect the particles is known as डिटेक्टर। कौन से पार्टिकल? अल्फा, बीटा, गामा, न्यूट्रॉन, जो भी
रेडियो एक्टिविटी में खूब सारे पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। उन पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए खूब सारी मशीनें, डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? डिटेक्टर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम वो जो कल ग्राफ बना रहे थे वो बनाते हैं, और फिर उस ग्राफ के एक एक जो रीजन थे उनको लिखते हैं। तो बढ़िया सा ग्राफ बनाओ पूरे पेज में, ताकि खिचड़ी ना कटे। किस किस के बीच में बनाएंगे? डिटेक्टर में क्या करंट, क्या अप्लाई करते हैं? वोल्टेज अप्लाई करते हैं। क्या मेजर करेंगे? आउटपुट करंट, जिसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन करंट। आयोनाइजेशन करंट, आयनन धारा। इधर क्या है? अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, आरोपित वोल्टता। ठीक है, अब इसको 6 रीजन्स में बांट लो। एक ऐसे लाइनें खींच लो सीधी, 1 2 3 4 5 और 6 रीजन में बांट लिया पूरे को। हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इधर से हम कंट्रोल करेंगे, और उधर से जो भी डिटेक्टर की जो भी मशीन है, उसका जो भी कंस्ट्रक्शन है, उसका आउटपुट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से वोल्टेज के ये नाम लिख लिए, V1, V2, V3, V4, V5, V6। ठीक है, और थोड़ा सा आराम से बनाना, पहले मैं बनाती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कर्वेचर सही सी होनी चाहिए, ताकि लगे कि हाँ ठीक ठाक है। ये नीचे वाला है बीटा पार्टिकल के लिए, और ऊपर वाला है अल्फा पार्टिकल के लिए। अल्फा के लिए ऊपर वाला और बीटा के लिए नीचे वाला क्यों? उल्टा कर लें तो, या कैसे पता चला कि बीटा के लिए ऊपर वाला नहीं, सॉरी नीचे वाला, और अल्फा के लिए नीचे वाला? काइनेटिक एनर्जी क्या? सोचो सोचो, गलत ही बोलो, क्या है? इनके मास का डिफरेंस मास का? जैसे अल्फा पार्टिकल भारी होता है और बीटा, हाँ, अल्फा भारी होता है, फिर क्या होगा? चार्ज तो दोनों पर ही है, बीटा पर भी चार्ज है, अल्फा पर भी चार्ज है। इस ग्राफ को उल्टा भी तो लिख सकती थी। व्हाट आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि इस ग्राफ के आगे लिख देती बीटा पार्टिकल, इसके आगे अल्फा पार्टिकल। इससे क्या फर्क पड़ता है बताओ? यस, अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजेशन पावर क्या होती है? ज्यादा होती है बीटा से। अल्फा कैन आयोनाइज
बेटर देन बीटा, ज़्यादा आयोनाइज करेगा तो ज़्यादा प्राइमरी आयंस होंगे, ज़्यादा प्राइमरी आयंस होंगे तो ज़्यादा प्राइमरी आयंस कहाँ पे पहुँचेंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे पहुँचेंगे। तो ज़्यादा अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे पहुँचेंगे तो ज़्यादा क्या आएगी, आयोनाइजेशन करंट। तो आयोनाइजेशन करंट कौन से वाले की ज़्यादा है, ऊपर वाले की ज़्यादा है, ये है ना, वाई एक्सिस पे आयोनाइजेशन करंट है। तो जिसकी आयोनाइजेशन करंट ज़्यादा है वो क्या होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल होना चाहिए, नहीं, राइट। तो ये सोचना नहीं, इतना सोचना नहीं पड़ना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। इनके नाम लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन रीजन। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन रीजन। इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन रीजन। आयोनाइजेशन रीजन, प्रोपोर्शनल रीजन, लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन, लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन। ये क्या है, जीएम रीजन। क्या फुल फॉर्म क्या होती है, गीगर मुलर। गीगर और मुलर क्या है, दो साइंटिस्ट हैं। कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रीजन। ये 6 भागों में हमने इस मशीन की अप्लाइड वोल्टेज और आउटपुट को डिवाइड कर लिया है। अब एक एक के लिए बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर फर्स्ट क्या है, रिकॉम्बिनेशन रीजन। हिंदी में क्या बोलते हैं, पुनर्संयोजन क्षेत्र। पुनर्संयोजन क्षेत्र, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, रिकॉम्बिनेशन रीजन। इसका मतलब इधर से देखो हमने वोल्टेज लगाई और इधर से वोल्टेज लगाई तो क्या होगा, ट्यूब है, ट्यूब में से रेडिएशंस गुजरी, रेडिएशंस गुजरी तो ट्यूब में जो गैस भरी हुई है उस गैस के मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, आयोनाइजेशन हुआ, आयंस बने, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। इधर से हमने वोल्टेज लगाई, इस वोल्टेज से वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कहाँ पहुँच जाने चाहिए, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे। लेकिन ये पोटेंशियल इतना सफिशिएंट नहीं है, अभी हमने 0 से जस्ट स्टार्ट ही किया है। सो दिस पोटेंशियल इज नॉट एनफ दैट आयंस कैन रीच टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। तो वो क्या करते हैं, अब अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे पहुंच नहीं रहे, पास अपोजिट नेचर के 2 चार्जेस रखे हुए हैं, तो क्या करेंगे, वापस रिकॉम्बाइन हो जाएंगे। तो यहाँ तक इस रीजन में रिकॉम्बिनेशन की रेट तो बहुत ज़्यादा है और अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे कुछ पहुंच नहीं रहा है, इसलिए सिग्नल क्या है, बहुत वीक है। आउटपुट में हमें जो करंट मिल रही है वो इतनी कम है कि उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे, हम उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इस रीजन को हम छोड़ देते हैं, इतने से रीजन को। तो यहाँ पे कौन डोमिनेंट है, 2 कॉम्पिटिंग प्रोसेस है यहाँ पे। एक तो क्या है, आयोनाइजेशन, और दूसरा रिकॉम्बिनेशन। लेकिन रिकॉम्बिनेशन डोमिनेट कर रहा है, तो दोनों कॉम्पिटिंग प्रोसेस के बीच में कौन डोमिनेट कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन। और उस वजह से अपना सिग्नल हमें अच्छा नहीं मिल रहा है, तो इस रीजन को हम छोड़ देते हैं। In this region, applied voltage is so low that the ions generated by the incoming radiations recombine to make gas molecules. अगेन, तो ये दोनों यहाँ पे 2 प्रोसेस हैं, हमें याद रखनी है। एक
आयोनाइजेशन, एक रिकॉम्बिनेशन। और हु इज डोमिनेटिंग हियर? रिकॉम्बिनेशन इज डोमिनेटिंग हियर। व्हाई ही इज डोमिनेटिंग हियर? बिकॉज द अप्लाइड पोटेंशियल इज वेरी लो, उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो ये एरिया हम छोड़ देते हैं, ये एरिया हमारे कोई काम का नहीं है। दिस रीजन इज नॉट यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं, दूसरे रीजन पे आ जाते हैं। दूसरा रीजन क्या है? आयोनाइजेशन चेम्बर या आयोनाइजेशन रीजन। सेकंड, आयोनाइजेशन रीजन। अब आयोनाइजेशन रीजन में क्या है? इधर से इनकमिंग रेडिएशन आ रही है, आयंस जनरेट हुए, आयंस जनरेट हुए। जैसे मान लो कि इनकमिंग रेडिएशन पर यूनिट टाइम 10 आयंस जनरेट कर रही है, इसका मतलब 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव। ठीक है, और वोल्टेज हमने इतना सफिशिएंट लगा दिया है, अब हम मान के चल रहे हैं कि ये यहाँ तक आते आते V2 तक आते आते वोल्टेज इतना सफिशिएंट हो गया है कि जितने भी आयंस जनरेट हो वो सारे अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे पहुँच जाए। इनकमिंग रेडिएशन तो किसी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, कोई न्यूक्लियस पास में रखा हुआ उससे वो इनकमिंग रेडिएशन आ रही है, तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी फिक्स है कि उससे कितनी रेडिएशंस आएंगी, कितनी एनर्जी की आएंगी, वो फिक्स है। इसका मतलब हमारे डिटेक्टर के अंदर आने वाली रेडिएशंस कितने नंबर ऑफ आयंस जनरेट करेंगी ये भी फिक्स है। और उन सभी आयंस को हम कलेक्ट करने में सक्षम है, इसका मतलब वो सारे के सारे आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे पहुंच गए। तो जो आयनन धारा जो जनरेट होगी वो भी कैसी होगी? फिक्स्ड जनरेट होगी। तो जब तक ये वोल्टेज की रेंज रहेगी जिसमें कि जितने भी प्राइमरी आयंस जनरेट हो रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ पहुंच रहे हैं? अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे पहुंच रहे हैं, तब तक क्या रहेगी? अप्लाइड वोल्टेज कितना ही बढ़ाओ, आयनन धारा क्या रहेगी? फिक्स। क्यों? क्योंकि आयनन धारा तो प्राइमरी आयंस की वजह से ही है, और तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो लेकिन उससे आयंस का नंबर कौन बढ़ाएगा? आयंस का नंबर तो बढ़ ही नहीं रहा है। प्राइमरी रेडिएशन ने जितने नंबर ऑफ आयन पेयर्स जनरेट किए थे वो तो सारे तुम इस वोल्टेज से भी है ना अपोजिट इलेक्ट्रोड पे लाने में सक्षम हो, इस वोल्टेज से भी लाने में सक्षम हो, तो आगे बढ़ाओगे तो भी करंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आयंस और होने चाहिए ना, ताकि उन आयंस को हम अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ खींचें और तब करंट बढ़े। लेकिन आयंस और है ही नहीं, जितने आयंस थे वो तो हमने पहले ही कलेक्ट कर लिए। तो इस रीजन में, यहाँ से लेके यहाँ तक इस रीजन में आप वोल्टेज बढ़ाओ, आयनाइजेशन करंट नहीं बढ़ेगी। तो आयनाइजेशन करंट इन दिस रीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज, सॉरी ये वाला अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगी। देखो एकदम कैसी है? स्ट्रेट है। अप्लाइड वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन आयोनाइजेशन करंट नहीं बढ़ रही है। तो इस रीजन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि अप्लाइड वोल्टेज पे आयोनाइजेशन करंट की हाइट डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं। इन दिस रीजन अप्लाइड वोल्टेज is so enough that recombination process is negligible। सबसे पहले तो अप्लाइड वोल्टेज बढ़ने से क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस पे और हमने उसको कंट्रोल किया कि रिकॉम्बिनेशन नहीं हो। वोल्टेज इतना बढ़ गया है कि रिकॉम्बिनेशन क्या हो गए हैं? नेग्लिजिबल है। होते तो रहते ही है, देखो कितना भी वोल्टेज आप बढ़ाओगे तब भी कुछ होते रहते हैं, लेकिन उनका आप कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स all the ions generated by रेडिएशन लिखने की बजाय आयोनाइजेशन पार्टिकल लिख, बाई पार्टिकल्स
reaches up to the opposite electrodes। जितने भी आयन जनरेट होंगे वो सारे अपोजिट इलेक्ट्रोड पे पहुंचेंगे। 10 जनरेट होते हैं 10 पहुंचेंगे, 20 जनरेट होते हैं 20 पहुंचेंगे, इस वोल्टेज पर आते आते स्टार्टिंग वाले पे। अब तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो भी वो नंबर तो आयंस का फिक्स था, वो तो पहले से इसी वोल्टेज से भी पहुंच रहा था, तो करंट आगे इंक्रीज नहीं होगी। और इस एरिया में क्योंकि धन आयन जो है, पॉजिटिव आयंस जो है, उनका वेट ज़्यादा है, इसलिए वो धीमी गति से चलेंगे, उनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी, कम होंगी। और इलेक्ट्रोड नेगेटिव आयन जो है, जो एनोड्स की तरफ जा रहे हैं, उनमें मास कम है, तो उनकी वेलोसिटीज़ या मोबिलिटीज़ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। हियर पॉजिटिव आयंस हैव लेस velocity than negative ions। और इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट ये याद रखना, और तो कुछ याद रह जाएगा आपको, दिमाग लगा ही लोगे, नोट बोल्ड करके लिख लो। दो पॉइंट लिखेंगे अलग अलग। The height of ionization current does not depend upon the applied voltage। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, अब बताओ किस पे डिपेंड करेगी? पार्टिकल्स की क्या, पार्टिकल्स की एनर्जी पे। जितनी ज़्यादा एनर्जी से पार्टिकल आएगा उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ आयन पेयर्स जनरेट करेगा, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन पेयर्स जनरेट करेगा उतनी ही ज़्यादा करंट होगी। तो किस पे डिपेंड करेगी? इनकमिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पर। किस पे डिपेंड करेगी? द हाइट ऑफ आयनाइजेशन करंट डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनकमिंग पार्टिकल। ठीक है, आने वाला जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी पर। इसका मतलब आयनाइजेशन करंट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब इस रीजन में, इस ये आगे चले जाते हैं हम बार बार में, इस रीजन में ये करंट आयनाइजेशन करंट क्या हो गई? सैचुरेट हो गई। क्या हो गई? सैचुरेट हो गई। तो यहीं ग्राफ पे बना ले, यहाँ पे आयनाइजेशन करंट कैसी हो रखी है? सैचुरेट हो रखी है। ठीक है, और इसी वजह से इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन रीजन या सैचुरेशन रीजन भी बोलते हैं। इसीलिए इस रीजन को आयनाइजेशन रीजन या दोबारा लिख लो सैचुरेशन रीजन, दो नाम है इसके। ठीक है, सैचुरेशन रीजन क्यों बोल दिया? क्योंकि आउटपुट करंट अप्लाइड वोल्टेज के साथ क्या हो गई है? सैचुरेट हो गई। ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। तीसरा रीजन प्रोपोर्शनल रीजन। देखो क्वेश्चन यही से ही आता है, यही कुछ पूछते हैं कि उस पर डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। अभी तो अलग अलग लग रहे हैं क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं, वहां जाके ऐसी घिचड़ पिचड़ हो जाती है कि ऐसे लगता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो घिचड़ पिचड़ करनी ही नहीं है, इनको रट लो। थर्ड रीजन क्या है? प्रोपोर्शनल रीजन। समानुपातिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? समानुपातिक क्षेत्र। वोल्टेज को और बढ़ा दिया, कहाँ पे ले आए? V2 पे। अब वोल्टेज ये कह रहा है कि इतनी सफिशिएंट हो गई कि प्राइमरी आयंस क्या जनरेट करने लग गए? सेकेंडरी आयंस जनरेट करने लग गए, और हर इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी आयंस जनरेट कर रहा है। आयंस बने थे गैस के, तो क्या बनेंगे? धनायन। गैस का धनायन
पॉजिटिव आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यही तो आयनाइजेशन है। तो सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि 10 प्राइमरी आयंस थे, तो 10 प्राइमरी आयंस थे, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स थे और 10 पॉजिटिव आयंस थे। तो कह रहा है कि वोल्टेज इतनी सफिशियंट हो गई है कि इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन्स कर सके, लेकिन इतनी सफिशियंट नहीं है कि वो पॉजिटिव आयंस भी टक्कर करके और सेकेंडरी आयंस जनरेट कर सके। ये पोटेंशियल है, अभी इतना भी नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन सारे कोलिजन कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन कर रहे हैं, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी आयंस जनरेट कर रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ प्राइमरी आयंस होंगे उतने ही तो सेकेंडरी आयंस जनरेट होंगे। सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 टक्कर कर करके सेकेंडरी आयंस जनरेट करेंगे, 11 थे तो और ज़्यादा जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे एक फैक्टर होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, वो कांस्टेंट रहता है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मतलब नंबर ऑफ सेकेंडरी आयंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी आयंस, उसका नंबर उस यहाँ से लेके इस रीजन से लेके इस रीजन तक लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है लगभग। तो चलते हैं, लिखते हैं इसको। when we increase applied voltage by क्या है यहाँ पे V2 then primary ions gain sufficient energy to produce secondary ions। कौन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मिली है, only to electrons, not to पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव इतना भी वोल्टेज नहीं बढ़ाया है कि पॉजिटिव आयंस भी भागना दौड़ना शुरू कर दे, ठीक है ना। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी जनरेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। लिखेंगे इन दिस प्रोसेस each electron produces, each electron आया कहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी आयन ही तो है, क्या है प्राइमरी आयन। तो each इलेक्ट्रॉन लिखो या प्राइमरी आयन लिखो, each प्राइमरी आयन या इलेक्ट्रॉन produces an avalanche क्या प्रोड्यूस करता है, अपने चारों तरफ सेकेंडरी आयंस का एक गुच्छा जनरेट कर देता है और उसको हम क्या बोलते हैं, एवलांस। खूब सारे सेकेंडरी आयंस जनरेट कर दिए तो उनका गुच्छा सा हमें दूर से नजर आएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, एवलांस। एक एवलांस जनरेट कर देता है। एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है, ये एवलांस जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होगा, 2 इलेक्ट्रोड है ना हमारे पास, डिटेक्टर जब बना हुआ है तो 2 इलेक्ट्रोड है हमारे पास। एक तो जो डिटेक्टर की जो आउटर सरफेस है एक इलेक्ट्रोड की तरह तो वो कार्य करती है, और बीच में एक वायर लगा रहता है दूसरे इलेक्ट्रोड की तरह, वो कार्य करता है। एनोड पर होंगे ज़्यादा, ठीक है, एनोड के पास, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एनोड के पास ही आना चाहेंगे। और एनोड कौन सा है, सेंट्रल वायर। तो सेंट्रल वायर के पास ये एवलांस हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। बाहर से देखेंगे तो सेंट्रल वायर के पास गुच्छे ही गुच्छे दिखाई देंगे, ठीक है। तो याद रखना, कैथोड के पास मत कर देना। अब एक और बात और बताओ, कितने सेकेंडरी आयंस होंगे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी आयंस पे। कितने सेकेंडरी आयंस होंगे ये किस बात पे डिपेंड करेगा, कि प्राइमरी आयंस का नंबर कितना था, उतने ही ज़्यादा क्या होंगे सेकेंडरी आयंस। तो यहाँ पे नोट डाल के याद करके रखना, नोट द नंबर ऑफ
secondary ions will depend upon the number of primary ions. सेकेंडरी आयंस का आयनकारी पार्टिकल की एनर्जी से तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो बात खत्म हो गई है। ये सेकेंडरी आयंस तो कौन जनरेट कर रहा है, लेकिन हमने क्या कहा, नंबर ऑफ सेकेंडरी आयंस किस पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ प्राइमरी आयंस। और नंबर ऑफ प्राइमरी आयंस किस पे डिपेंडेंट थे, इनकमिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पे। तो देखा जाए तो क्या हो रहा है, इनकमिंग पार्टिकल की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, सेकेंडरी आयंस होंगे। घुमा फिरा के वहीं चले गए ना, पीछे चले गए। तो इसको आगे थोड़ा और लिखते हैं, 2 लाइनें फिर ये खत्म। तो प्रोपोर्शनल रीजन में, प्रोपोर्शनल रीजन से एक बात यहां बताना भूल गए थे, आयोनाइजेशन चेंबर से इनकमिंग रेडिएशंस की एनर्जी ज्ञात कर सकते हो क्या, आयोनाइजेशन चेंबर से इनकमिंग रेडिएशंस की या इनकमिंग पार्टिकल्स की एनर्जी ज्ञात कर सकते हो क्या, भाई आने वाले पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, बाहर से जो पार्टिकल चेंबर में से गुजर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये आयोनाइजेशन चेंबर से ज्ञात कर सकते हो क्या, कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी तो एनर्जी होगी, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो सोच क्यों रहे हो इतना, तुरंत बोलना चाहिए कि हाँ कर सकते हैं। स्टेटमेंट आएंगे तो ऐसे ही तो आएंगे भाई, जितने ज़्यादा एनर्जी होगी उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस जनरेट होंगे, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस जनरेट होंगे उतनी ही ये क्या आएगी, आयनन धारा आएगी। तो आयनन धारा ऊपर आएगी नीचे आएगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये आयन उस इनकमिंग पार्टिकल की एनर्जी तो डिसाइड करेगी। ज़्यादा एनर्जी का आएगा तो ये आयन धारा का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, कम एनर्जी का आएगा तो ये आयनन धारा का ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो आयोनाइजेशन चेंबर से हम इनकमिंग पार्टिकल की एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी एनर्जी आएगी उतने प्राइमरी आयंस जनरेट होंगे, और जितने प्राइमरी आयंस जनरेट होंगे उतने ही सेकेंडरी आयंस जनरेट होंगे। तो यहाँ भी इनकमिंग पार्टिकल की एनर्जी ज्ञात कर सकते हो। तो याद रखनी है आगे से, आयोनाइजेशन चेंबर से भी और प्रोपोर्शनल रीजन से भी। तो इसके नीचे नोट डाल के लिखो दोबारा, द हाइट ऑफ द आयोनाइजेशन करंट will be proportional to the energy dissipated by the ionization particle in the chamber. The height of the ionization current would be proportional to the energy of incoming particle. ठीक है, ये याद रखनी है। और उसको सैचुरेशन रीजन क्यों बोलते थे, क्योंकि ये आरोपित वोल्टता के साथ ये आयोनाइजेशन करंट सैचुरेट हो गई थी। इसको प्रोपोर्शनल रीजन क्यों बोलते हैं, इसको क्योंकि वो जितने सेकेंडरी वो करंट वोल्टेज की प्रोपोर्शनल है, या फिर सेकेंडरी आयंस जो जनरेट हो रहे हैं ना वो प्राइमरी के प्रोपोर्शनल है। सेकेंडरी नंबर ऑफ आयंस का जो संख्या है वो प्राइमरी आयंस कितने उसके प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज की एग्जैक्टली नहीं है, ये ऐसे करके ऐसे, वो एग्जैक्टली तो फिर 45 डिग्री होनी चाहिए थी ऐसे, ठीक है ना।
तो इसका क्या है, इसके लिए मैंने बोला था ना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो हम लिख लेते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है। और इस रीजन में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमेशा क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। अगर 1 से डेविएट करता है तो मतलब हम इस रीजन में आ गए हैं, आगे वाले में। अब प्रोपोर्शनलिटी थोड़ी तो है और थोड़ी लॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिख लेते हैं पहले। और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जितने रीजन के लिए, जितने वोल्टेज रीजन के लिए 1 रहता है, यूनिट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रीजन। उतनी वोल्टेज की रेंज को क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल रीजन। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एम से दिखाते हैं, ठीक है। किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से। नंबर ऑफ सेकेंडरी आयंस collected on opposite electrodes divided by number of primary ions। ये जब तक 1 फिक्स है तब तक उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रीजन। इसका मतलब ये 1 है, यहाँ हम m की वैल्यू 1 रखी, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी आयंस का नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्राइमरी आयंस के, ठीक है। तो फॉर आगे लिख लेते हैं, फॉर प्रोपोर्शनल रीजन, फॉर प्रोपोर्शनल रीजन m शुड बी कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू जनरली हम क्या लेते हैं, m लगभग इक्वल टू 1। m की वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है लेकिन कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। वैल्यू तो डिपेंड करेगी कि मशीन कौन सी आप यूज कर रहे हो। अब अगर इससे आगे वोल्टेज बढ़ाया, इससे भी आगे वोल्टेज बढ़ाया, तो ये दोनों अब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। कैसा है, जैसे एक्सपोनेंशियल हो गए, लोगरिथमिक हो गए, ये भी तो कुछ डिपेंडेंसी के प्रकार है। एक प्राइमरी आयन ने सपोज करो 20 जनरेट कर दिए, तो ये तो क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल से भी ज़्यादा हो गया शुरुआत में। तो इस प्रकार की प्रोपोर्शनलिटी आने लग जाए तो इसमें क्या है, थोड़ी बहुत प्रोपोर्शनलिटी है, थोड़ी बहुत नहीं है। मतलब ये m अब फिक्स नहीं रह रहा है, जो m सेकेंडरी आयंस का नंबर डिवाइडेड बाय प्राइमरी आयंस का नंबर, ये अब फिक्स नहीं है। एकदम से क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए 1 था, फिर थोड़ी देर 2 रहा, फिर एकदम से 5 हो गया, फिर 10 हो गया, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे, फिर 25 हो गया। इसका मतलब सेकेंडरी आयंस का नंबर प्राइमरी आयंस के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली ऐसे इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वो ऐसे ही इंक्रीज होता है एकदम से। फिर लास्ट में कंटिन्यूस डिस्चार्ज आ जाएगा, बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कांस्टेंट नहीं रहे, उस रीजन को क्या बोलते हैं, लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन। ये हमारे कोई काम का नहीं है, इसको हम काम में नहीं लेते, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत प्रोपोर्शनलिटी है भी और एग्जैक्टली कांस्टेंट भी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर इसमें प्रोपोर्शनलिटी बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब सेकेंडरी आयंस का नंबर प्राइमरी आयंस के नंबर से इंडिपेंडेंट है। प्राइमरी आयंस तो बेचारे 10 थे और सेकेंडरी आयंस अब कई लाखों अरबों में हो गए। उनको तो मतलब वो तो भूल ही गए कि इन 10 ने तुम्हें जन्म दिया था क्या, क्योंकि वो खुद अब इतने ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे सेकेंडरी आयंस के नंबर को पता ही नहीं है कि इन प्राइमरी आयंस जो 10 घूम रहे हैं छोटे छोटे, इनसे तुम आए हो, तो इन पे डिपेंडेंसी क्या हो गई, कंप्लीटली खत्म। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, जीएम काउंटर, जीएम रीजन। अब जब प्राइमरी आयंस से इनका नाता ही खत्म हो गया, और प्राइमरी आयंस ही तो बता रहे थे कि इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जी कितनी है, तो इस रीजन में अब हम नहीं पता कर सकते कि इनकमिंग रेडिएशंस की एनर्जी कितनी है या इनकमिंग की पार्टिकल की एनर्जी कितनी है। तो ये कोई काम का रीजन, ये ब्लाइंड काउंटर है। ये देख सकते हो कि कौन सा पार्टिकल आया है, ये नहीं देख सकते कि उस पार्टिकल की एनर्जी क्या है। ये तो पार्टिकल डिटेक्शन के तो काम आ ही रहा है, नहीं तो फिर डिटेक्टर ही क्या हुआ।
ऐसे तो पता चलेगा कि अल्फा आया है, बीटा आया है, क्या पार्टिकल कौन सा आया ये तो पता ही चलेगा। ये नहीं पता चलेगा कि वो पार्टिकल कितनी एनर्जी के साथ आया है। आयनकारी पार्टिकल्स की एनर्जी नहीं ज्ञात कर सकते। अगर पार्टिकल ही नहीं ज्ञात कर सकते तो फिर डिटेक्टर ही नहीं रहा ना, फिर डिटेक्टर थोड़ी हुआ। डिटेक्टर्स किस लिए है? नहीं, ऐसे डिफरेंस नहीं बता सकते जैसे अल्फा या बीटा में, ये अल्फा है या बीटा है, नहीं बता सकते शायद। तो फिर डिटेक्टर कैसे हुआ? डिटेक्टर तो वही हुआ ना कि तुम बताओ कि भाई अब अल्फा आ रहा है, अब बीटा आ रहा है, बताने के लिए तो डिटेक्ट बीटा इतने आए हैं, अल्फा इतने आए हैं, इसीलिए तो डिटेक्टर की मशीन का निर्माण किया गया है। लेकिन ये इसको हमने कह दिया कि अंधा है, तो अंधा भी ऐसे काउंटिंग तो कर ही सकता है ना, हाथ लगा के कर सकता है, नहीं कर सकता है काउंटिंग। और काउंटिंग नहीं करेगा तो फिर डिटेक्टर ही नहीं रहा ना, फिर डिटेक्टर की लिस्ट में क्यों डालेंगे? तुम खुद ही सोचो ना। नहीं, जैसे एक साथ आप अल्फा या बीटा ले दोगे तो पता चलेगा, इसको कैसे नहीं पता चलेगा? अलग अलग अल्फा भी है, बीटा भी है। नहीं तो डिटेक्टर की डेफिनेशन के साथ खिलवाड़ हो गया। नहीं, क्योंकि जैसे इस डीएम का डीएम रीजन में आए तो अल्फा और बीटा दोनों का देखिए ये कर्व एक ही तो हो गया। नो 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 नो, तो एनर्जी डिफरेंस के अलावा कोई डिफरेंस ही नहीं है क्या उनमें? अल्फा और बीटा में एनर्जी डिफरेंस के अलावा क्या कोई और डिफरेंस ही नहीं है? दोनों की एनर्जी अगर इनकमिंग रेडिएशन एक बार अल्फा की आ रही है, एक बार बीटा की आ रही है, और दोनों की एनर्जी हम सेम कर देते हैं, तो क्या कोई नोट ही नहीं कर पाएगा? हाँ, ये पूछ रही हूँ क्या तो नोट तो सारे डिटेक्टर करते ही ना, सेम एनर्जी से 3 मेगावाट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से अब बीटा आ रहा है, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से अब अल्फा आ रहा है, डिटेक्टर तो बताता है ना। काइनेटिक एनर्जी तो दो अलग अलग पार्टिकल्स की भी तो सेम हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? देते ही है, सेम एनर्जी के देते हैं, ये डिफरेंट काउंट करने के लिए काम। देते ही ना, तो ऐसे तो फिर सेम एनर्जी वाले ही डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं उनमें डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो ठीक है। तो नेक्स्ट है फोर्थ, जिसको क्या बोलते हैं? लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन। लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन, सीमित आनुपातिक क्षेत्र। ये छठा है, अविरत विसर्जन क्षेत्र। हिंदी के लिए तो मैं हिंदी किताब लिए बैठी हूँ, इंग्लिश वाले तो याद रह जाते हैं हिंदी। क्या है? सीमित आनुपातिक क्षेत्र। इन दिस रीजन, in this region proportionality is limited। प्रोपोर्शनलिटी क्या है? लिमिटेड है, कहीं तक है कहीं तक नहीं है, ठीक है। और सेकेंडरी एवलांस बहुत ज़्यादा आ जाता है, एंड सेकेंडरी एवलांस इंक्रीजेज वेरी मच, ठीक है। तो इस रीजन को हम कोई काम में नहीं लेते, कोई भी डिटेक्टर इस रीजन में काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है, थोड़ी सी है। तो इसको लिख देते हैं दिस रीजन इज नॉट यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। लास्ट क्या? फिफ्थ, जीएम रीजन। जीएम क्षेत्र, जीएम रीजन। यहां पे याद रखना है आपको क्या, इस रीजन में ये आयोनाइजेशन करंट की हाइट इनकमिंग रेडिएशंस की एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। इन दिस रीजन द हाइट ऑफ आयोनाइजेशन करंट, in this region the height of ionization current
डज नॉट डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ इनकमिंग पार्टिकल्स। और देखो अप्लाइड वोल्टेज पे भी डिपेंडेंट नहीं है, ग्राफ लगभग कैसा है, कांस्टेंट है, तो न तो उसकी एनर्जी पे डिपेंड कर रही है एंड अप्लाइड वोल्टेज दोनों पे ही डिपेंडेंट नहीं है। ये वोल्टेज का हमें यहीं से दिख रहा है, आयनाइजेशन क्रम लगभग सैचुरेटेड है, ठीक है। इस रीजन को कई बार लोग गिगर मुल्लर रीजन बोलते हैं, कई बार गिगर रीजन भी बोलते हैं, ठीक है ना। काउंटर को बोलते हैं गिगर मुल्लर काउंटर, ठीक है। लास्ट तो कोई काम का ही नहीं है अपने, उसमें तो जो दो तारों को भिड़ाने वाली बात है कि खोल के आप आपस में भिड़ाओ तो क्या क्षण की आवाज़ आएगी, भाग जाएंगे अपन, वो वाली बात है। लास्ट वाला रीजन कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रीजन, ये डिफरेंस आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। 6th कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रीजन, अविरत विसर्जन क्षेत्र, क्या बोलते हैं, अविरत विसर्जन क्षेत्र। This is not useful for डिटेक्शन, ये डिटेक्शन के काम नहीं आता है, हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब हमें 3 काउंटर तो कौन से पढ़ने हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर जिसको क्लाउड चैम्बर बोलते हैं, प्रोपोर्शनल जीएम रीजन और एक सिंटिलेशन डिटेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं, अब इसको मिटा देती हूँ मैं, ठीक है। ग्राफ का काम खत्म हो गया हमारा। ग्राफ से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनकी बनावट से तो कोई इसी बार पूछ ले, आरपीएससी तो पता नहीं, बाकी इसी ग्राफ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस ग्राफ से, और अभी तक जो पढ़ा है इसी से आते हैं सबसे ज़्यादा। इस पर डिपेंड करेगी नहीं करेगी, ये होगा नहीं होगा, वो होगा नहीं होगा, यही सबसे ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस है फिजिक्स में। आयोनाइजेशन चेंबर, अच्छी मोटी मोटी हेडिंग डालो। पहला डिटेक्टर है आयोनाइजेशन चेंबर, क्या बोलते हैं दूसरा, क्लाउड चेंबर। तो सबसे पहले तो बनावट, क्या मनीष ने कुछ गुल खिलाए हैं क्या? क्या माल ताल लेके आए? ऐसा देखो, मोटी मोटी स्ट्रक्चर सभी की सेम ही है। ये स्ट्रक्चर हमें याद भी नहीं करनी है, मेरे को नहीं लगता पूछेगा, और पूछ ले तो पता भी नहीं है। देखो बाकी नहीं पूछना चाहिए, वैसे स्ट्रक्चर्स में कोई फिजिक्स तो है नहीं, इंजीनियरिंग है, कंपोनेंट्स है, ऐसे बना रखे। फिजिक्स वालों से फिजिक्स पूछनी चाहिए, बनावट पूछने का तो क्या ही मतलब है। नहीं तो फिर वो 11th-12th की तरह कि चलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बनावट और उसका वर्णन कीजिए, शुरू हो जाओ, प्रस्तावना, फिर ये सारांश नीचे, बच्चों की तरह। वैसे नहीं पूछते आजकल, फिजिक्स तो नहीं पूछेंगे। ये बैटरी लगी है, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और एम्पलीफायर बना रखा है इसको। कैपेसिटर, आउटपुट लेने के लिए रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एम्पलीफायर, ठीक है। ये है एनोड, और ये जो भी मटेरियल है, जो भी मेटल है, ये किसका काम कर रही है, कैथोड का कार्य। ये एनोड है, और ये मेटल की कोई सरफेस है, कौन सा मेटल है वो पता नहीं, ये किसका काम कर रही है,
कैथोड का कार्य कर रही है। ये इंसुलेशन है। पेन खत्म हो गया। और इसके हैंडराइटिंग इतनी ऐसे ऐसे है ना कि इसके तो पेज लगेंगे ही नहीं। मेरे से थोड़ी मोटी करो, फिर ये बूढ़ा होगा जैसे जैसे इसकी और पतली हो जाएगी। हाँ ऐसे भी होता है क्या? हाँ टाइम की दर में कम होती है क्योंकि हाँ, साइज कंसाइज करने का मन करता है। मुझे तो लगता है मेरी बड़ी हो रही है। ऐसे लगता है। छोटी होते मेरे गाइड थे वो, एक तो छोटे छोटे लिखते थे ऐसे, और फिर जैसे जैसे मैंने ज्वाइन किया था तब 60 के थे, फिर वो मेरे काम करते करते 70 के हो गए थे। तो वो ऐसे छोटे करते करते मैंने कहा सर कि एक तो पहले ही समझ में नहीं आती थी और अब सर ने वो उनको ऐसे मिनिमाइज करते 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 वो हमें ऐसे लिख के देते थे टाइप करने के लिए। कुछ भी काम होता था वो टाइप नहीं करते थे, काफ़ी बड़े थे, तो पेपर पे लिख के देते थे कि ये लेटर टाइप कर दो। तो भाई साहब इतना छोटा कर दिया था। तो उम्र बढ़ती है वैसे वैसे और छोटे हो जाते हैं। तो इधर से मान लेते हैं कि ये ये पार्टिकल आ रही है, ये पार्टिकल आएगी, तो ये पार्टिकल का जो पाथ है इसके चारों तरफ ऐसे आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। पार्टिकल का जिधर से पाथ गुजरेगा वहाँ से भिड़ते टकराते गुजरेगा, गुजरता है कि तो भिड़ता टकराता कभी गली से गुजरा है किसी से करते करते हैं, इससे लड़े फिर उससे लड़े फिर सामने वाले से लड़े, जो हाँ इसी से गुजरे, जो भी रास्ते में मिला उससे लड़ते लड़ते लड़ सकता है क्या। ये क्या है, हमने क्या ड्रॉ किया है, पाथ ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल, ठीक है, ये पाथ ड्रॉ किया है। और वोल्टेज की रेंज कहाँ से कहाँ रखनी है, V1 से लेके V2 तक। अब V1 और V2 की वैल्यूज जो है वो डिसाइड कर लेते हैं ये लोग कि कितने वोल्ट से कितने वोल्ट में। और क्या याद रखना है, गैस कौन सी भरी हुई है, कौन सी गैस भरी हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सी गैस भरी हुई है, देखो नॉर्मली आप वायु भी ले सकते हो, मतलब एयर, या फिर हाइड्रोजन भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो क्लाउड चैम्बर बना रखा है इसमें इन्होंने बुक्स क्या कहती हैं, क्या भर रखा है, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या भर रखा है, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। आप ऑर्गन और CH4 भी ले सकते हो, क्या, ऑर्गन और CH4। कितना रेशियो होना चाहिए ये भी याद रखना है, रेशियो याद रखना बहुत ही जरूरी है। किस रेशियो में ले रखा है, किस रेशियो में ले रखा है, 90 और 10, ठीक है, किस रेशियो में, 90/, इस रेशियो में ले रखा है, ठीक है, रेशियो याद होना बहुत जरूरी है। अब मान लो कि इधर से कोई पार्टिकल आ रहा है, सपोज कर लेते हैं कि अल्फा आ रहा है, और अल्फा लेट कि अल्फा आ रहा है और अल्फा की काइनेटिक एनर्जी मेरे को मालूम है, हाँ ये तो चलो ठीक है, इतना चलेगा। थोड़ा बहुत देखो वेरिएशन भी हो सकता है, डेटा है, ठीक है ना, लेकिन लगभग इतना लेते हैं। सपोज करो कि इधर से अल्फा आ रही है और अल्फा की काइनेटिक एनर्जी मैं आपको दे रही हूँ 1 MeV, 1 MeV का अल्फा आ रहा है इधर से, ठीक है, 1 MeV का अल्फा आ रहा है, और हवा में 1 आयन पेयर जनरेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू जनरेट एन आयन पेयर इन एयर कितनी चाहिए, 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी चाहिए, 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना आगे से ये डेटा भी याद रखना। हवा में 1 आयन पेयर जनरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल के वो कितने आयन पेयर जनरेट करेगी, इसकी तरफ देखो मत, बताओ मेरे को नंबर्स, नंबर ऑफ आयन पेयर्स जनरेटेड बाय दिस अल्फा पार्टिकल।
इस अल्फा पार्टिकल के द्वारा कितने आयन पेयर जनरेट किए जाएंगे? कितना बताऊं? कैलकुलेटर से कर रही हो तब भी नहीं बता रही हो। डायरेक्ट इसमें ये डिवाइड कर देंगे तो और क्या? कितने? 1 MeV डिवाइडेड बाई 28 नहीं 28.57 into 10 to power 3। तो ये इसने ऐसे लिख लेते हैं 2.8 इंटू 10 टू द पावर 4। इतने आयन पेयर्स ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। इतने आयन पेयर्स जनरेट कर रहा है तो कितना चार्ज जनरेट कर रहा है? हाँ 10 to power -15 इतना। कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, इतना तो नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है और सेम इतना ही पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट करेगा। कितना आएगा? कितना आ रहा है? कूलाम नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों, ये हमने एक के लिए निकाला है, इतना नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट करेगा। आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज और बताओ, अगर मान लो मान लेते हैं कि 6 MeV का आयनकारी कण है, इफ we take ionizing particle of energy, कितनी एनर्जी का? 6 MeV का। इतनी MeV का आयोनाइजिंग पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना आवेश होगा जल्दी से बताओ? किसको? फिर उससे क्या होगा? आ जाएगा जितना सच में आ जाएगा? हाँ उधर वाला एक MeV का लिया था, 6 MeV का ले लिया। भाई साहब नहीं आएगा? नहीं आ जाएगा? हाँ आ जाएगा क्योंकि वो 1 MeV का लिया था। आ जाएगा। हाँ तो कितना आएगा बताओ? देन प्रोड्यूस्ड चार्ज कितना आया बता? 27.6 इंटू -14 कूलाम -15। ठीक है 27.6, लेकिन मैच क्यों नहीं हो रहा?
प्रॉपर निकाल के देख लो। एक आयन पेयर जनरेट करने के लिए कितना चाहिए? 35। 6 में 35 का भाग दो, इतने नंबर हो। आंसर आ रहा है 3.52। इसके आ रहा है 2.76। ये थोड़ा सा फर्क क्यों आ रहा है पता नहीं। निकाल के देखो, 6 में भाग दो 35 का। 3.52। नहीं, उसको तो छोड़ दो एक बार। वो तो ये है कि इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही नेगेटिव चार्ज, दोनों बराबर अमाउंट में। छह में 35 का भाग दो, कितना आ रहा है बताना एक बार। 2.2 क्या? 2 कुछ आ रहा है क्या ऐसे? 2 तो नहीं आएगा, फिर इतना क्यों आ रहा है इसके? हाँ, ये लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी। 6 MeV का है तो कितने नंबर? 6 MeV का एक आयनकारी कण 2.2 गुणा 10 की पावर 5 आयन युग्म कैसे करेगा? 6 / 6 MeV है तो 10 की पावर 6 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक आयन पेयर के लिए चाहिए। तो कितने आयन पेयर आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? देना भाग। नहीं आ रहा ना? ऐसे तो नहीं आएगा ये इसका वाला। ये तुम्हारा मिस्टेक है। हाँ, तुम्हारा ही सही है। चलो ठीक है, मान लेते हैं, थोड़ी देर में वापस भी चेक कर लूँगी मैं खुद कैलकुलेशन करके। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लेते हैं इतना चार्ज आ गया, इतना चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है, ये बताओ इस इतने चार्ज से ये इतना चार्ज यहाँ पे जनरेट हुआ। ठीक है, इस इतने चार्ज से आउटपुट में कितनी वोल्टेज मिलेगी? क्योंकि आउटपुट में करंट और वोल्टेज मिलेगी ना हमें। सिग्नल हमें तो आउटपुट से ही तो पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है वो तो हमें दिखता ही नहीं है। हमें तो आउटपुट का जो सिग्नल आता है उससे पता चलता है। आउटपुट में कितनी वोल्टेज मिलेगी? हाँ, Q = CV। तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके यहाँ पे जितना वोल्टेज मिलेगा उतना ही आउटपुट पे मिलेगा, क्योंकि आउटपुट का ये तो सेम ही है ना। तो Q बराबर क्या होता है? CV। तो V बराबर क्या हो गया? Q/C। और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इसने दे रखी है यहाँ पे, तो कितनी हो गई? ये जो चार्ज दे रखा है इसको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से डिवाइड करके आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। आपके कोई न्यूमेरिकल आता है तो जैसे इसने दे रखी है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दे रखी है 10 पिकोफैरड। C कितना दे दिया? 10 पिकोफैरड। तो वोल्टेज स्पंद की ऊंचाई कितनी होगी आउटपुट में, वो निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके आ रही है, क्योंकि इसका तो 3.52 चल रहा है तो वही चल रहा है 3.52। अपनी आएगी फिर 2.76 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पे आएंगे, क्योंकि अब इन्होंने स्पेशली डिटेक्टर्स ऐसे दिए हैं अलग से नाम लेके, और पूरा पैराग्राफ इस सिलेबस में डाला है, तो अब इसके एक एक न्यूमेरिकल सारे आने चाहिए आपको। आगे कौन सा टॉपिक है हमारे में? आज तो डिटेक्टर्स ही चलेगा। याद करो। ठीक है, और ये आउटपुट वोल्टेज के लिए इन्होंने पूरा डेरिवेशन दे रखा है। वो डेरिवेशन करने का तो कोई मतलब है नहीं। आउटपुट वोल्टेज उस डेरिवेशन करने के बाद कितना निकल के आता है वो फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, क्या है यह फॉर्मूला? आउटपुट वोल्टेज का वो फॉर्मूला याद रखना है, वरना न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। इस सर्किटरी पे डिपेंडेंट है वो। ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पे। तो कितना आउटपुट वोल्टेज आ रहा है? ये याद रखना है, द हाइट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज कितनी आएगी?
V इज इक्वल टू NE/C, ठीक है। कितनी आती है? N क्या है? नंबर ऑफ आयन पेयर्स जनरेटेड हियर, क्या है? N इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन पेयर्स जनरेटेड। E क्या है? चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। C क्या है? ठीक है। अब इसका जनरलाइजेशन कर लिया इन्होंने कि मान लेते हैं कि जो अभी तक आयन पार्टिकल आ रहा था उसकी एनर्जी हम कुछ नंबर ले रहे थे, उसको ई मान लेते हैं। लेट अस सपोज कि आयन का इनकमिंग रेडिएशन है, उसकी एनर्जी कितनी है? ई है। सपोज दैट इनकमिंग पार्टिकल हैज एनर्जी ई। ई एनर्जी रखता है इनकमिंग पार्टिकल, ठीक है। और एक आयन पेयर जनरेट करने के लिए एनर्जी हमें W चाहिए, एंड वी नीड W एनर्जी टू जनरेट एन आयन पेयर। एक आयन पेयर जनरेट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। देन N इक्वल्स टू E/W, और ये फॉर्मूले में रख दो, N इक्वल्स टू E/W। N इक्वल्स टू E/W, E/C, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है वो जब हम आउटपुट में ये सिग्नल देखते हैं तो कई बार दिखता नहीं है। ये सिग्नल जो है बहुत कम होता है, कई बार तो दिखता नहीं है, तो फिर लोग बाग इसको एम्पलीफाई करते हैं। आगे क्या लगा देते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउट सिग्नल को क्या कर देता है? एम्पलीफाई कर देगा। मान लेते हैं कि उस एम्पलीफायर की गेन A है, ठीक है, तो ये आउटपुट कितना हो जाएगा? A गुना हो जाएगा, तो वो हाइट हमें ऐसे बढ़ी हुई नजर आएगी, ठीक है। तो आगे लिखो, इफ द एम्पलीफायर हैज वोल्टेज गेन A, इफ द amplifier has voltage gain A, then V आउटपुट कितना दिखेगा? ये मैंने N कहाँ से लिख दिया? ये V है, ठीक है। देन V आउटपुट कितना हो जाएगा? A और बाकी फॉर्मूला एज इट इज। हमने तो आउटपुट को एम्पलीफाई किया है, ये आउटपुट एम्पलीफाई हो गया, राइट। E डिवाइडेड बाई WC। इस फॉर्मूले को उल्टा कर लो, यहाँ से E निकाल सकते हो। E इज इक्वल टू, E क्या बराबर आ जाएगी? WC/V0, WC/V0 डिवाइडेड बाई AE। ये क्या है? आयनकारी पार्टिकल का ऊर्जा है। तो आयनकारी पार्टिकल की एनर्जी निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ से आयनकारी पार्टिकल की एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी ऑफ द आयोनाइजिंग पार्टिकल क्या है? एनर्जी ऑफ द आयोनाइजिंग पार्टिकल, राइट, ठीक है। अब इस क्लाउड चैम्बर की एक लिमिटेशन है, तो नीचे लिखो लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है? The energy of alpha and heavy particles can be detected by
this detector, but the energy of beta and gamma particle cannot be detected. क्यों नहीं करी जा सकती? अल्फा या अल्फा से हैवी कोई पार्टिकल अगर रेडिएशन में निकलता है तो उसकी एनर्जी को तो डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अल्फा और बीटा और गामा की नहीं कर सकते। क्यों? हाँ, क्योंकि अल्फा का आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा था। तो आयोनाइजेशन इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि आउटपुट वोल्टेज ठीक ठाक मिले जिसका एनालिसिस किया जा सके, ताकि सिग्नल को हम एनालाइज कर सके अच्छे से। तो इतनी जब मिलता ही नहीं है तो फिर किसको एनालाइज करें? जिसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे तो फिर एनर्जी वगैरह कैसे निकालेंगे? तो इसको नहीं कर सकते। ठीक है, इसके नीचे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी लिखो न्यूमेरिकल। A bunch of alpha particles of energy कितनी दे रखी है? 5 MeV enters into a detector. ठीक है, आगे क्या दे रखा है? If energy required to generate an ion pair is 35 electron volt and 15 particles per second are entering in the chamber, and 15 particles per second are entering in the chamber. Then find out the calculate the ionization current. Calculate ionization current. ठीक है, कैलकुलेट आयोनाइजेशन करंट करो जल्दी से। कितने आयन पेयर्स जनरेट होंगे वो निकाल लो। एक आयन उससे चार्ज कितना जनरेट होगा और वो चार्ज कितने समय में जनरेट हुआ, तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम क्या मिल जाएगी? करंट। निकालो फास्ट। हाँ, वो जो चेम्बर में एक बंच ऐसे बंच की तरह अंदर आ रहे हैं ना, तो पर सेकंड ये कर लेंगे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, पर सेकंड कितना चार्ज जनरेट हो रहा है वो कैलकुलेट कर लो। तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, तो चार्ज पर सेकंड वही करंट हो गई।
कितनी आ रही है? नंबर ऑफ आयंस पर सेकंड कितने जनरेट हो रहे हैं, उसको ई से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज पर सेकंड करंट हो गई। आई इज इक्वल टू एन ही भी लिख सकते हैं, मतलब जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ आयंस पर सेकेंड इंटू ई। हाँ कितना आ रहा है? तो नंबर ऑफ आयंस पर सेकेंड बताओ कितने आ रहे हैं? 2.25। ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। करंट बताऊं? क्या बताऊं? तुमने क्या निकाला वो बताओ। चार्ज चार्ज ही तो हो गया ना मैम, टोटल करंट पर सेकंड वही होना चाहिए। क्या पर सेकंड दे दिया पर सेकंड तो पहले से ही हो गया ना उनके साथ, क्योंकि 15 के साथ ही पर सेकंड चल रहा है ना। 15 के साथ ही पर सेकंड चल रहा है, तो टाइम तो फिर दोबारा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं आ रहा है 2.25 इंटू 10 टू द पावर -30। इसके 3.43 आ रहा है, तो तुमने कुछ 3.42 हाँ तेरे आ रहा। दिखा दो। दिखा दो। देखो टोटल एनर्जी कितनी है, दिखाता भी नहीं है ये सर, एक तो पूरी आदत है। 15 पर सेकंड। इतने क्या कैलकुलेशन करो क्या या मैच हो गया? हो गया मैच। कितनी आ रही है आई? 3.4। कुछ कैलकुलेशन में छूट गया कुछ थोड़ा सा। 3.43 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर आ गया ना? क्या करिए? कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ वो तो सभी बच्चे करते हैं, कोई खास बात नहीं। ठीक है, अब ये 2-3 क्वेश्चन है, ये मैं आपको लिख के भेज दूंगी या मैं लिखवा दूं अभी, तो मैं भेज दूंगी। ठीक है, अब सर क्लास ले लेते हैं। ठीक है। संदीप 5 मिनट के बाद। ठीक है, ओके। ये बात कर ली।